नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनज़र महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं। यहाँ हम देखेंगे आपके उत्तराखंड प्लस आपके हिंदी से संबंधित 70 वन लाइनर क्वेश्चनों को। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य चिन्ह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्या लिया गया है राज्य चिन्ह में जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, हम अगर बात करें संस्कृत भाषा से, हमने यहाँ पर सत्यमेव जयते को यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, अब वहीं दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो राज्य चिन्ह में जो जलधाराएँ जो राज्य की किन किन नदियों को प्रदर्शित करते हैं, अगर आपने उत्तराखंड का लोगो देखा होगा तो उसमें जो नदियों के रूप में जो रेखाएं जो प्रवाहित की गई हैं, जो दर्शाई गई हैं, वो किन नदियों को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर ये 4 नदियाँ यहाँ पर दर्शाई हुई हैं, 4 रेखाएं वहाँ पर दर्शाई हुई हैं। यहाँ पर आपको गंगा देखने को मिलेगी, यमुना देखने को मिलेगी, साथ ही राम गंगा और साथ ही काली नदी को यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, अब वहीं आप देखोगे तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। किसे चयन समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में से चुना गया, तो आपको बता दूं लक्ष्मण सिंह बठौती को क्या किया गया, यहाँ पर चुना गया। वहीं पर ही चौथा प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य गीत लिखा गया, किस व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड राज्य गीत को लिखा गया है। ठीक है, अब आपको बता दूं जो ये गीत लिखा गया है वो हेमंत बिष्ट द्वारा इस गीत को लिखा गया। इस गीत की जो अवधि है ये 9 मिनट लंबा ये गाना है। ठीक है, जिसको अगर मैं बात करूं जिसे अपने स्वर में जिन व्यक्तियों द्वारा इसे रचा गया है, निर्मला, ठीक है, और साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा अपने स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, ये कस्तूरी मृग किस परिवार का ये सदस्य है, आपको बताना है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य का ये क्या है, पशु, राज्य पशु के रूप में हमने कस्तूरी मृग को रखा हुआ है। तो अंगुली लोटा कुल मोसिडे कुल का क्या है, ये आपका सदस्य है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 6ठे नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे होगी कस्तूरी मृग अधिक संख्या में पाए जाते हैं उत्तराखंड में किस स्थान पर, किस जिले में कस्तूरी मृगों की संख्या सर्वाधिक रूप में है। देखिए, ये केदारनाथ की जो घाटी है, फूलों की घाटी, केदारनाथ के साथ फूलों की घाटी चंपावत के अंतर्गत, और पिथौरागढ़ साथ ही उत्तरकाशी में ये सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। और पिथौरागढ़ के जो ऊपरी जो हिमालयी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न, महुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना ये किस वर्ष से ये की गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें, ये बागेश्वर में से स्थापित किया गया, 1977 में बागेश्वर में से स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न, ये कह रहा है कि बुरांश वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा इसे संरक्षित घोषित किया गया था। आपको बता दूं ये वन अधिनियम जो था आपका 1974 में इसको क्या किया था, संरक्षित वृक्ष के रूप में से घोषित किया गया। और आपको ये भी याद होगा भली भांति कि ये हमारे राज्य का क्या है, आपका वृक्ष है, राज्य वृक्ष के रूप में बुरांश को ये घोषित किया गया है। जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको राज्य के संरक्षण के रूप में, अगर कहें उसको लोगों के रूप में या उसके चिन्ह के रूप में विस्थापित किया जाता है, जिससे कि उसका संरक्षण हो सके, उसकी पैदावार बढ़ सके। ठीक, अब वहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे आप कि मोनाल राज्य के किस ऊंचाई क्षेत्रों में वे पाया जाता है, कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है मोनाल, जो हमारा राज्य पक्षी है। अगर मैं बात करूँ 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रहते हैं समुद्र तल से। ठीक है, जैसे पिथौरागढ़ के ऊपरी जो भाग है, और अगर मैं बात करूँ साथ ही उत्तरकाशी हो गया, केदारनाथ हो गया, जो बड़े बड़े हिमालयी क्षेत्र के ऊपर को ये रहते हैं। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न देखें, हिमालयी पक्षियों का सर मोर कहे जाने वाले
मोनाल को कब संरक्षित किया गया है। ठीक है, अब देखिए हिमालयी क्षेत्र में का जो सिरमौर इसलिए कहता हूँ, वहाँ का जो राजा के रूप में इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, कि सबसे सुंदर पक्षी जो हिमालय क्षेत्र में जो रहता है वो आपका क्या है, मोनाल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो इसको संरक्षण प्रदान किया गया था 1972 में इसको संरक्षण प्रदान किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किसको संरक्षित किया गया है उत्तराखंड में, तो आपको पता होना चाहिए हिमालयी क्षेत्रों का जो सिरमौर जिसे कहा जाता है मोनाल को ये किया गया। ठीक है, अब देखिए कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है वो आपके 30 से 35 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, अब ये क्या है आपको बता दूं, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, ये है उत्तराखंड की क्या है, बटरफ्लाई। ठीक, अब वाटरफ्लाई पार्क खोला गया, वाटरफ्लाई पार्क खोला गया, कब खोला गया था ये आपको बताना है। देखिए इसे 2016 में खोला गया था, लच्छीवाला देहरादून के अंतर्गत इस पार्क को किया गया था, जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अब वहीं आप देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता माना जाता है, किसे माना जाता है। ठीक है, ये जो माना जाता है आपको उत्तम दास जी को ढोल सागर के क्या है, ज्ञाता के रूप में माना जाता है। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य कब और किसके द्वारा ये किया गया। आपको बता दो 1887 ईस्वी में। ठीक है, एम रमन मक के द्वारा से मरखम द्वारा से किया गया। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। कभी क्वेश्चन पूछा था कि कसार देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो आपको बता दूं ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब कसार देवी कहाँ स्थित है, तो ये कश्यप पहाड़ी है जो ये अल्मोड़ा में यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, कसार देवी के मध्य में। ठीक है, अब महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज कब और किसके द्वारा ये की गई थी, तो आपको बता दूं ये 1877 में ई रेवेट कर्नल द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 17वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालयी क्षेत्रों की प्राचीन जाति मानते हैं, ये किसके द्वारा इसे कहा गया, ये कौन मानते हैं इसको, शिव प्रसाद डबराल द्वारा ये कहा गया कि कोल और साथ ही मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जातियों के रूप में माना जाता है। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि कितारों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। जो कितारों का अगर वर्णन की बात करें तो कालिदास के जो रघुवंश महाकाव्य है वहाँ पर इनका क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। साथ ही 19वें नंबर का प्रश्न को देखें, खसों में प्रचलित प्रथा है, खसों में क्या प्रचलित प्रथा है, घर जमाई प्रथा, साथ ही पशु बलि प्रथा इस जाति के अंतर्गत या इस जनजाति के अंतर्गत ये प्रचलित है खसू में। ठीक है, अब भोटिकांत तो या कहें भोटियों की जो उपजाति है, भोटियाओं की जो उपजाति कौन कौन सी है आपको बतानी है। ठीक है, भोटिकांत को की जाति अगर इसका हम स्पर्श भोटिया जाति के अंतर्गत जो उपजातियाँ हैं ये क्या, गरबियाल हो गया, कुटियाल हो गया, पंथ हो गया, दतांत हो गया, गुंजियाल हो गए, ये क्या है इसकी उपजाति के रूप में। अब भोटाकांतों को समूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहता है, कुंच इनको ये कहा जाता है। ठीक है, या याद रखिएगा। अब देखिए 22वें नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें, देखिए क्या कह रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र मिलते हैं कहाँ मिलते हैं ये आपको बता। देखिए काली मठ, मल्ला, पैनौली, अल्मोड़ा में ये मिलते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें नीले रंग में जो शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं ये कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये उत्तरकाशी यमुना घाटी में स्थित जो हुडली ग्राम है तो वहाँ पर ये शैल चित्र प्राप्त हुए जो नीले रंग से ये प्राप्त हुए। ठीक है, वहीं 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं की शैली चित्र जो प्राप्त हुए हैं कहाँ हुए हैं। देखिए दोस्तों आपको स्मरण करा दूं, ये किन्नी गांव चमोली थराली के जो पास पिंडन नदी की घाटी है यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें नंबर के प्रश्न। 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्मोड़ा का सन्नड़ा
व बसेड़ी गांव से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से समाधान प्राप्त हुए? सिस्टेट एंड अनल बैरियल करके ये 2 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कथाई रंग की जो मानव आकृतियाँ जो प्राप्त हुई थी, ये किस जगह से प्राप्त हुई थी? ठीक है, गिरवे रंग की अगर हम बात करें तो ये पेटसाल अल्मोड़ा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करें बनकोट से जो ताम्र आकृतियाँ जो प्राप्त हुई थी, वो कब प्राप्त हुई थी? ये जो हुई थी 1989 में हुई थी। ये 9 आकृतियाँ यहाँ प्राप्त हुई थी, जो आपके अल्मोड़ा संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अदैतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत क्या हैं। अगर हम बात करें तो पौराणिक ग्रंथों के रूप में हम अदैतिहासिक काल को स्मरण कर रहे हैं, जानते हैं। ठीक है। देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है? तो 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े पूछा गया। नेपाल हो गया, केदारखंड हो गया, मानस खंड हो गया, कश्मीर हो गया, जलंधर हो गया। तो ये 5 हिमालय खंडों का क्या है? जिक्र है। ठीक है। अब केदारनाथ व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन करता है, कौन करता है? ये बधान क्षेत्र या कहें नंदा देवी पर्वतमालाएं क्या करती है? इसका विभाजन करती हैं, गढ़वाल और कुमाऊं का। अब 31वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश गुफा और विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम स्थित है। ये हिमालयी पट्टी स्थित विसोन पर्वत पर हैं, जो आपके टिहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। कर्णाश्रम कहाँ स्थित? कर्णाश्रम का जन्म हुआ था, कब हुआ? अब चक्रवर्ती सम्राट जो राजा भरत का यहाँ क्या होता है? जन्म हुआ था। ठीक। वहीं पर अब 33 नंबर का प्रश्न और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी जातियां निवास करती थी? कितार हो गए, गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, नाग हो गए, विद्याधर जातियां यहाँ पर क्या निवास करती थी। अब बात करते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, बहुत दफ़े पूछा जाता है। कालसी शिलालेखों की खोज किसने और कब की थी? देखिए मिस्टर फॉरेस्ट ने इसे 1860 में इसे की गई थी। अमोदभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं कहाँ से ये प्राप्त हुई थी? तो अगर इनके द्वारा जो चलाई गई जो मुद्राएं थी, वो आपके पश्चिमी व्यास से लेकर अलकनंदा तक और साथ ही दक्षिण में सुनेत से बेहत तक ये प्राप्त होती है। ठीक। अब अभुन मोती की जो मुद्राओं में किस चीज़ का अंकन किया गया था? तो इसमें देवी और मृग का यहाँ पर क्या था? अंकन किया गया था। ठीक। अब 37 नंबर का मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा इनकस नामक जो पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक को जो वर्णित किया गया है या जो रचा है, वो MP जोशी द्वारा इसको लिखा गया। ठीक। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है गोभिषाण की खोज, जो गोभिषाण में जो सिक्कों की खोज कब और किसने की थी? तो 1960 के मध्य में KP नौटियाल द्वारा गोभिषाण में सिक्कों की खोज की थी। किस वर्ष? 1960 में। अब ये से शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। द्वि और ती मुद्राएं वाले यहाँ पर प्राप्त हुए थे। और तालिकेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1915 में इन पत्रों की खोज हुई थी। और तालिकेश्वर पात्र किस भाषा व लिपि में अंकित हैं? तो पूछा जा सकता है, तो आपको बताना संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है। ठीक। अब देखिए पौरव काल में 2 तरह की भूमि यहाँ पर थी, केदार व सारी, ये भूमि यहाँ पर चलती थी। ठीक है। अब देखिए चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान की खोज की गई थी? तो ये आपके मलारी में 1956 में इसकी खोज की गई। छागलेस वंश की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? पूछा जा सकता है, तो लाखामंडल से ये प्राप्त हुई थी। वहीं पर 45वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र स्थित है। किस चीज़ के लिए क्षेत्र स्थित था? मोरध्वज। ठीक है। अब गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, किस सदी के स्तंभ लेख लिखे गए हैं? ये
6वीं शताब्दी के ये क्या है, ये लेख हैं। और 37वें नंबर का प्रश्न है, सलोड़ी या दिया वंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इच्छादर देव ने इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। अब वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किन जन शासकों का था? ठीक है, वैदिक काल में उत्तराखंड किन जन शासकों था? तितु के ये थे। ठीक, वहीं पर आप देख पा रहे होंगे केदारनाथ में ललितादित्य मुक्तिपीड़ के आक्रमण की जानकारी जो मिलती है, कहाँ से मिलती है? राज तरंगणी से इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और 50वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं, कार्तिकपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? ये आपको बताना है। सुभी राजदेव यहाँ की क्या था, अंतिम शासक थे। अगर मैं बात करूँ हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे मैं अगली वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।